बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 4। गार्ड ने इन्हें वापस भेज दिया और मुझे एक रात मजीद जेल में गुजारना पड़ी। अगले रोज़ उसने साड़ी वाली औरत को बुलाया और कहा कि मुझे कालपी जाने वाली बस में बिठाए। औरत ने मुझे किराए के लिए पैसे दिए तो मैंने एक बार फिर उससे अपने 5 रुपए मांगे। बेवकूफ़, अगर तुमने दोबारा इनका नाम लिया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। साड़ी वाली औरत मुझे बस स्टॉप पर छोड़कर चली गई। जब मैं कालपी पहुंची तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन सी सड़क हमारे गांव को जाती है। मैंने कई लोगों से कई बार रास्ता पूछा। जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं अकेली हूँ, मर्दों ने मुझे एक तरफ ले जाने की कोशिश की। एक ने तो चाकू निकाल लिया और धमकी दी कि इसके साथ चलो वरना वो मुझे जान से मार देगा। मैं सर पर पाँव रख कर भागी और इतना भागी कि मेरा दम रुक गया। मुझे खतरा था किसी भी लम्हे मैं फिर किसी थाने में पहुंच जाऊंगी। जब मुझे यकीन हो गया कोई मेरे पीछे नहीं आ रहा तो मैं एक जगह रुकी और म्यूनसिपैलिटी के नल से मुंह हाथ धोया। अब मैं सड़क पर चलने वाले छकड़ों और गायों की ओट में चल रही थी ताकि किसी की नज़रों में ना आ सकूं। जब भी वर्दी पहने हुए कोई आदमी मेरे करीब से गुजरता, मैं समझ कर बैल की गाय के साथ हो जाती। मुझे खदशा था कि मैं एक बार फिर अगवा हो जाऊंगी, फिर मुझे मारा पीटा और बेआबरू किया जाएगा। मैं ये सोचने के भी काबिल ना रही थी कि माँ मुझे लेने के लिए जेल क्यों नहीं आई और इसकी बजाय वो 2 आदमी कौन थे। आखिरकार जब मैं घर पहुंची तब मुझे पता चला कि जब जज ने हुक्म लिखा था तो मुझे उसी वक्त क्यों रिहा नहीं किया गया। माँ ने मुझे वकील को लेने के लिए दे दिया था और इसके साथ जो आदमी था इसने मेरी ज़मानत के लिए रकम दी थी। माँ ने कहा कि ज़मानत की रकम जमा कराने के बाद ही मुझे रिहाई मिलना थी। किसी से कर्ज लेना एक महंगा सौदा था, लेकिन माँ कहती थी कि इसके सिवा कोई चारा कार भी ना था। रकम कर्ज लेने के लिए माँ ने 7 दिन तक दौड़ धूप की, तब कहीं जाकर वो अपनी कोशिश में कामयाब हुई। हमारे गांव का तो हर शख्स इससे खौफजदा था कि अगर इसने हमसे कोई ताल्लुक रखा तो सरपंच और म्यादीन इसके साथ क्या सलूक करेंगे। मेरी अदम मौजूदगी में वैश्य ने चारे के लिए तरस गए थे। मैंने बैल को देखा, वो बहुत गमज़दा और परेशान नजर आ रहा था। जब वो बुछड़ा था तब से इसे अपने हाथ से चारा देती थी। मैं चोकर में बची मकई या बाजरे की रोटियां और पानी मिलाकर इसका चारा तैयार करती थी ताकि वो खुद सेहतमंद हो जाए। मैं अब वापस आई तो इसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यूं ही उसने मेरा हाथ चाटा तो मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों से बह निकले। लगता था इसे भी मेरे दुखों का पता चल गया था। उसने भी दुख सहा था, किसी ने इसका ख्याल ना रखा था और अब वो बहुत कमज़ोर हो गया था। मैंने मैंने अपने गाल इसकी गर्दन के खुरदरे बालों पर टिका दिए और खुद भी रो पड़ी। सबसे पहले मैंने इसे पानी पिलाया, फिर द्रांति उठाकर घास काटने चल पड़ी। मुझ में किसी से आंख मिलाने का हौसला ना था। लोग मुझे नफरत से देखते थे। गाँव के वो लोग जिन्होंने मुझे वापस आते देख लिया था वो बातें बनाने लगे थे। देखिए कितनी बदल गई है। एक ने कहा भगवान ही जानता है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया। बताओ फूलन, जेल कैसी लगी? फूलन, क्या तुम्हें मर्द अब अच्छे लगते हैं? तुम कितनों के साथ सोई हो? मैंने अपने काम से काम रखा और इनकी बातों पर ध्यान दिए बगैर सीधी गुजर जाती। अगरचे इनकी बातों में जहर भरा होता, उनकी आंखों में अब भी एक मैं बदकिरदार लड़की थी। मारपीट, तशद्दुद, जेल और इसके अलावा जो सितम भी मैंने बर्दाश्त किए थे वो अब गाँव वालों की गुफ्तगू का मरगूब मौजू बन गए थे। मेरी सहेलियाँ मुझसे कतराने लगी थीं। वो सर झुकाए मेरे करीब से गुजर जाती और मुझसे बात ना करती, लेकिन आपस में बहुत कानाफूसी करती। बिलखसूस गाँव की बड़ी बूढ़ी औरतें। मेरे बैल ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, उसने कोई फैसला नहीं सुनाया था। वो तो आंखों में आंसू भरे मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं इसे अपने हाथों से चारा खिला रही थी कि मैंने दूसरे कमरे में माँ को चलाते हुए सुना, हम क्यों पैसे दें? कुएं से भरना हर एक का हक है। ये म्यादीन का कसूर है, उसी ने इसे जेल भेजा था। अब हम इसके लिए हर्जाना क्यों दें? माँ सेठ से बहस कर रही थी। वो गांव का बुनिया दुकानदार था
اور بڑے بوڑھوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہ ماں کو بتا رہا تھا کہ چونکہ اب اس کی بیٹی برگشت ہو گئی ہے، سرپنچ نے فیصلہ کیا کہ کنویں سے پانی بھرنے کے لیے ہرجانہ جمع کرانا ہوگا۔ سیٹھ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے شمع چاہی اور کہا کہ اگر ہمیں کنویں سے پانی بھرنا ہے تو 1100 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ سیٹھ نے صلاح دی تھی کہ ہم ہرجانے کی رقم اس سے سود پر قرض لے لیں اور پھر آہستہ آہستہ ادا کرتے رہیں۔ سرپنچ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اگر ہم سود پر قرض لیتے ہیں تو سود ادا کرتے کرتے ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ ماں نے دنیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جب تک وہ اپنی چھوٹی سی دکان پر نہیں گیا، ماں چیختی رہی۔ مجھے نہیں پرواہ تھی کہ سرپنچ کیا کہتا ہے، ہم ایک پائی نہیں دیں گے۔ ماں اتنے زور زور سے چیخ رہی تھی کہ گاؤں والے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ ماں کو میری ضمانت کی رقم قرض لینے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑی تھی اور آخر کئی دنوں کے بعد جا کر اسے کامیابی ملی۔ میادی نے گاؤں والوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر ان میں سے کسی نے ہمیں رقم ادھار دی تو اس کی خیر نہیں۔ آخر کار ماں افضل سنگھ کے پاس گئی۔ نریان گاؤں کا وہی ٹھاکر جس نے سرپنچ کی بیوی کی ساڑی اتاری تھی، چاہے اس کے اپنے مفاد میں کیوں نہ ہو۔ ٹھاکر پھول سنگھ وہ واحد شخص تھا جو ماں کی مدد کر سکتا تھا۔ اس سارے عرصے کے دوران وہ بیچاری مویشیوں کو کیا دیکھتی، اسے تو اپنے دونوں چھوٹے بچوں کا ہی ہوش نہ رہا۔ معصوم سونا رائن اور بوری خود ہی چاول اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے۔ باپو بیمار ہو گیا تھا اور درد سے کراتا رہتا تھا۔ بخار میں وہ ہذیان بکنے لگتا اور کہتا کہ میں اس پریوار کے لیے ایک عذاب ہوں۔ میں واقعی کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ اب ہمیں کنویں سے پانی بھرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اگلے ہی روز جب میں کنویں سے پانی بھرنے گئی تو گاؤں کی عورتوں نے مجھے وہاں سے دھتکارنا شروع کر دیا۔ کنویں قریب نہ آنا، تم جیل میں رہ کر آئی ہو، تم برشٹ ہو، وہ سب چیخنے لگیں۔ میں نے برتن اور رسا بہی پھینکا اور گھر بھاگ گئی۔ اس دن کے بعد مجھے ہمت ہی نہ ہوئی کہ سین کا کوڑا بھی باہر پھینکنے کے لیے دروازہ کھولوں۔ میں اچھور بن گئی تھی۔ ایک شام جب ماں کھیتوں میں کام کرنے کے بعد گھر لوٹی تو میرے ساتھ لڑنے لگی کہ میں نے گھر کے کام کاج ہی نہیں کیے جن کے بارے میں وہ مجھے کہہ کے گئی تھی۔ جاری ہے۔